हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथवे। साथियों, आप यदि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार एसएससी जीके का ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको इस सीरीज में कराने वाले हैं। आपको बता दें कि टोटल 600 से भी अधिक क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ के लिए सेलेक्ट किए हैं, और आप यदि इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप बिहार एसएससी के जीके सेक्शन से 15 से 16 मार्क्स वैसे ही ले आएंगे। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे तैयार रहिए, और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप यदि किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, तो क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं, ये बात ही नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये आपके सीरीज़ की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हमने कर लिया है और ये दूसरी क्लास है। तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको यदि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा, और यदि नहीं पता होगा तो इस तरीके से हम आपको पता करवाएंगे कि फिर आप भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोदान किसकी रचना है। गोदान की यदि हम बात करते हैं तो गोदान जो है प्रेमचंद जी की रचना है। ये बातें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अब आगे, गोदान जो है ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके साथ और भी कुछ बता दीजिए सर। तो प्रेमचंद जी की और भी कुछ रचना है जिसमें एक रचना जो है कफन है। क्या है? एक रचना जो है जिसका नाम है कफन। ये काफ़ी जो है फेमस रचना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ईदगाह की, तो ईदगाह भी ये एक जो है फेमस रचना है किनकी? प्रेमचंद जी की। तो ये तीनों रचना के बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल आपका आंसर जो यहाँ पर हो गया वो हो गया बी। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और अगले नंबर क्वेश्चन को और भी अच्छी तरीके से देखने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती एक काव्य कृति है और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। आपने यदि डी आंसर किया है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, और अगला नंबर क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है। सैडलर आयोग की बात यदि हम यहाँ पर कर रहे हैं तो सैडलर आयोग का संबंध जो है ये शिक्षा से है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये आयोग लाया गया था, और यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर शिक्षा कहें तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। डी आपने आंसर यदि किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका आंसर आप यदि करना चाहते हैं तो डी आपका बिल्कुल कंप्लीट आंसर हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनोमी कब से लागू किया था। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतः यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनोमी कब से लागू कर दिया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन का, तो 29वें नंबर क्वेश्चन आपके ऑप्शन को सबसे पहले देखना होगा, उसके बाद हम आंसर कर पाएंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। जी बिल्कुल, यहाँ पर आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। बी आपने आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो चलिए, खिलाफत आंदोलन की बात यहाँ पर की जा रही है कि ये कब आरंभ किया गया था या फिर किनके द्वारा आरंभ किया गया था। दोनों बातें जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कब? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और ये आंदोलन चला कब तक? 1924 तक। 1924 तक ये आंदोलन चला था। अब इसकी आरंभ किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आरंभ किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। किनके द्वारा? अली बंधुओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर आंसर आप सभी बच्चे करेंगे, डी आंसर करनी है आपको। डी आंसर आपने किया है, काफ़ी अच्छी बातें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने दिया। सिविल सेवा के बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो उस क्लास को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया। सिविल सेवा की सूत्रपात की बात यदि हम इंडिया में करते हैं
तो इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी और कैसे की गई थी। तो परीक्षा ली गई थी, सिविल सेवा की परीक्षा ली गई थी। कब ये परीक्षा ली गई थी सर? तो ये परीक्षा ली गई थी लगभग 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में ली गई थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका कॉर्नवालिस का है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर अब हम आएंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका के बारे में आपको बता दें कि ये बांग्ला पत्रिका है। कौन सा? बांग्ला पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। अब हिंट हमने दे दिया, आंसर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरीशचंद्र मुखर्जी होगा, या फिर एस.एन. बनर्जी होगा, या फिर शिशिर कुमार घोष, या फिर गिरीश चंद्र घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की गई थी बांग्ला भाषा में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किनके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा ऐसा अखबार था जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादी, देखिए दो तरीके के लोग जो हैं हमारे कांग्रेस में और हमारे देश में थे। एक उदारवादी जो कि बिल्कुल अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेजी हुकूमत के सामने जो है धरना प्रदर्शन करके बिल्कुल समझिए कि एक अलग तरीके से, शांति तरीके से अपना जो है आज़ादी लेना चाहते थे। और एक थे उग्रवादी। एक कौन थे? उग्रवादी, जो बिल्कुल लाठी डंडा के सहारे जो है सारा काम करना चाहते थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख्यतः उग्रवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? कौन सा ऐसा अखबार था जो उग्रवादी नहीं, उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी के नीति का प्रचारक यहाँ पर लीडर है, यंग इंडिया है, न्यू इंडिया है, फ्री प्रेस जर्नल है। तो इन सभी में से आपका आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा लीडर। अब आप भी चौंक गए होंगे कि सर लीडर कैसे हो गया? तो यहाँ पर लीडर ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय, महामना जिनको बोलते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आपने सुना होगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत। और इसी गीत को हम झंडा गीत के नाम से जानते हैं। और झंडा गीत लिखा गया था किनके द्वारा? श्यामलाल गुप्त पारपद के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। अभी अभी हमने इस पर चर्चा किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और यदि आप केयरलेस थे तो अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1853, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो 1786 के एक्ट के तहत। कब? 1786 के एक्ट के तहत जो है ये जो है गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो है ये बन चुके थे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास जो है इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ज़्यादा इस पर हम वक्त नहीं लेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। आपने आंसर बी किया है, अच्छी बातें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया? कमला रानी सिंह ने, तारकेश्वरी सिन्हा ने, अरुणा आसफ अली ने, या फिर राबड़ी देवी ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अरुणा आसफ अली होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? अरुणा आसफ अली होना चाहिए। आपको बता दें कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके दौरान जो है मुंबई के ग्वालिया में जो है झंडा फहराने के लिए इस लेडी को जाना जाता है, अरुणा आसफ अली को।
तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो है 38वें नंबर क्वेश्चन के लिए सी हो जाएगा। ये कहाँ की थी? बंगाल की थी। कहाँ की थी? बंगाल की थी, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो चलिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर BC चटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पढ़ाइए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक यानी कि अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ ये आपको बतानी है। तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था लगभग 1936 में। लगभग क्या, बिल्कुल डेफिनेटली 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। और इसकी पूरी तारीख जो थी 1 अप्रैल 1936 थी, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि 22 मार्च 1912 बंगाल से जो है अलग हुआ था बिहार। तो उसी इसलिए जो है आप देखेंगे कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे अब। और अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये किनके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड मिंटो के द्वारा? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। तो चलिए, और अप्लाई किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसको अप्लाई किया था। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लीजिए बी आंसर हमने कर दिया है। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान जो है ये अखबार यानी कि न्यूज़पेपर का नाम है, और ये अमेरिका में शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। किनके द्वारा? TN दास के द्वारा शुरू किया गया था ये अखबार। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल डी होना चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? चलिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक की यदि हम बात करते हैं, तो इसका लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। कौन? वैलेंटाइन सिरोल इनके लेखक हैं। तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को भी देख लें। और अगला नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो चलिए, स्वदेशी वाहक के संपादक की बात यहाँ पर करेंगे। और स्वदेशी वाहक के संपादक के रामकृष्णन पिल्ले को माना जाता है। और पिल्ले कहें तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्ले यानी कि बी हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर बी आंसर हम कर देते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बी आपका बिल्कुल सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? हमने पढ़ दिया है, यहाँ पर था है और था ही होगा। तो चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। किस भाषा में? तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। आइए अब हम बात करेंगे इससे भी अगले क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन जो है ये 26 मई 1922 को जो है पारित किया गया था, भेजा गया था, सीधे तौर पर समझिए। और हंटर कमीशन में सबसे अधिक जोर जो है प्राइमरी एजुकेशन पर दिया गया था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। और इसलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाना चाहिए ए आपने आंसर किया है, तो अच्छी बातें हैं। आइए 47वां नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान जो है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी? ये एक्ट कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल को, ये दिया गया था जी बिल्कुल इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और इसलिए आंसर यहाँ पर आपका ए होगा।
अब आइए, अब बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप जो है सबसे पहले किनके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर और 49वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में क्या हुआ ये आपको बतानी है। तो सबसे बाद में क्या हुआ? सहायक संधि की बात करते हैं तो 1798 की बात है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 में ही हो गया था। यहाँ पर लिख दे क्या? तो चलिए सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि जो है 1798 में आया। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 22 मार्च 1793 को। और बात यदि हम करते हैं इसके बाद बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो है 1906 में हुआ। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं सबसे लास्ट जो आपका है हड़प नीति। हड़प नीति की बात यदि हम करते हैं तो हड़प नीति जो है ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसको व्यापकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। ये 1848 में लाया गया था और 1856 तक चला। तो सबसे लास्ट में कौन आया? सबसे लास्ट में बंगाल विभाजन आया। तो आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लगा करके हमने 50 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आप यदि नहीं देखे हैं तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट क्लास को आप यदि कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चन को हम आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कहाँ से क्या पूछ दे, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, भीड़ इतना ज़्यादा है कि आपको सारी चीज़ें करके जानी होगी। तो 50वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके बाद कुछ और भी बातें करेंगे और आप से हम लेंगे विदा। तो चलिए, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये बातें आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी बच्चे यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पर जो होने वाला है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो 7480813736 ये हमारा जो है नंबर है। इस पर आप कॉल करके हमसे इस पर आप चैट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, या फिर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप यदि लिख करके भेजेंगे तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो हमारे पेज पर आप यदि देख रहे हैं तो इसको लाइक कर देंगे और फॉलो कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।